नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मथुरा को 208 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अमेरिका में पीएम मोदी का सम्मान देश का सम्मान है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है और कोरोना काल में भारत में शानदार काम हुए हैं। 9 साल में कुल 74 नए एयरपोर्ट बने और 2 दिन के जो मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, तो कई विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। जिस तरीके से महासंपर्क अभियान भी चल रहा है, मथुरा को 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, वो देश का सम्मान है और दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो मथुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन का ये दौरा है और पहले दिन 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मथुरा को मिला है। तो मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सांसद हेमा मालिनी में मौजूद है मंच पर, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा। इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, मां यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहाँ के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा। इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, मां यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूं कि उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहाँ पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों, ये 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं। और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख, कल्पना, जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत को दूर की बात होगी। हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में, चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना। जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त ब्रज क्षेत्र को बनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता।
और बड़ी खबर बलिया से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर चुटकी ली है। लालू प्रसाद के राहुल गांधी को शादी की सलाह पर उन्होंने चुटकी ली। राहुल गांधी की कुंडली में शादी का योग नहीं है, ब्रजेश पाठक ने कहा। और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से अधार्मिक हैं, विपक्षी दलों को देश की चिंता नहीं है। बलिया दौरे पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि देश के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो विपक्ष की एकता है वो अधार्मिक है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है, और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है, और वहाँ पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही हैं। और शादी की बात जब हुई है, इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता। पटना विपक्षी नेताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को न बुलाए जाने पर जहां एआईएमआईएम के नेता आपत्ति जता रहे हैं, तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अब कहा है कि विपक्षी नेताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी बुलाना चाहिए था। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर 2024 में भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चुनाव के करीब आने पर ओवैसी भी सपा इस पूरे गठबंधन के साथ आएंगे। सपा सांसद ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लाना चाहिए। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सब एक होकर लड़े, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या मायावती जी हो, और आखिर में ये सब एक हो जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप भी मतलब ये चाहते हैं कि ओवैसी जी को, मायावती जी को मीटिंग में बुलाना चाहिए, जो विपक्ष की एकजुटता है उसमें जो गठबंधन में मैं क्या कर सकता हूँ, किस वजह से क्यों किस सर्कमस्टांसेस में नहीं बुलाया, क्योंकि मायावती जी ने तो पहले ही मना कर दिया था। लेकिन ओवैसी साहब को क्यों नहीं बुलाया, मैं इसकी क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? बुलाना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बुलाना चाहिए। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी कर दुबई से लाई जा रही थी सोने की खेप। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, तो बेरोजगार जो युवक हैं उनको अपना हथियार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है, और कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की तस्करी बढ़ गई है। बीते 22 दिन में 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, और लखनऊ एयरपोर्ट से तस्करी का सोना जब्त किया गया है। तस्करी का करके दुबई से ये सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुई है, उसके बाद इस तस्करी में तेजी आई है। और अगर हम बीते 22 दिनों की बात करें तो लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा जा चुका है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। तस्करी के जरिए इसे लाया गया था, लेकिन पहले ही इसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। तो तस्करी की जो घटनाएं हैं वो इस बीच बढ़ी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सोना जब्त किया गया। तस्करी करके दुबई से सोने की खेप लाई जा रही थी। बेरोजगार युवकों को अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट अलर्ट है। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी सोने की खेप आज पकड़ी गई है, तो बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट है। जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल हुआ है, उसके बाद खाड़ी देशों से तस्करी के मामले बढ़े हैं, और बीते 22 दिनों में ही लगभग 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। कीमतों में उछाल के बाद खाड़ी देशों से सोने की जो तस्करी है वो बढ़ गई है, और बीते 22 दिन में ये 17 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई कस्टम डिपार्टमेंट ने की है। और केदारनाथ में अब गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। भक्तों को गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति मिल गई है। यात्रा में आई कमी के बाद बद्री केदार मंदिर समिति का यह फैसला आया है। मोबाइल फोन बंद करके श्रद्धालु गर्भगृह में जा पाएंगे। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट बीते 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। अब से लगातार श्रद्धालु जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो केदारनाथ, वहां पर खराब मौसम के बावजूद करीब 25,000 श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इन दिनों यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। फिलहाल करीब 8,000 श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त यह होगी कि मोबाइल उन्हें बंद करके वहां पर ले जाना होगा। तो जिस तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है, अभी तक गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी भीड़ को देखते हुए, लेकिन अब
बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि श्रद्धालु अंदर जा पाएंगे, गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पाएंगे। और बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक घायल हुआ। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग का ये पूरा हादसा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गोंडा की तस्वीर है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, टक्कर इतना जबरदस्त था, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आप देखिए ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाइक में आग लग गई, 2 लोगों की जान चली गई। इसमें कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। और आप देखिए कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के तुरंत बाद उस बाइक में आग लग गई और इस भयंकर दुर्घटना में 2 लोगों की जान गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोंडा की, जहां पर जबरदस्त हादसा हुआ है, भीषण भिड़ंत हुई है कार और बाइक की। और गोंडा के कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्ज कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और अमरोहा में एक बाइक सवार ने सामने से चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक चालक को गंभीर चोट लगी, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीर है, जहां पर एक बाइक सवार ने सामने से चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। और बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां पर बादल फट गया। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो बादल फटने की खबर है, देखिए जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रास्तों को नुकसान हुआ है, लेकिन बादल फटने के बाद जिस तरीके से नुकसान होते हैं उसमें यहां पर मौजूदा हालात क्या हैं उस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन जो पहली खबर आ रही है उसके मुताबिक जोशीमठ में बादल फटा है। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो पहली तस्वीर सामने आई वो दिखा रहे हैं। जोशीमठ में बादल फटा है, रास्तों को नुकसान हुआ है, रास्ते टूट गए हैं, मार्ग टूट गए हैं। और अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचेगी तो किस तरीके की स्थिति सामने आती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है, लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है कि यही वो क्षेत्र है जहां पर बादल फटा है। निकल रहा है ऊपर से ये जो पानी का। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं, जिस वजह से नदी किनारे के घाट पानी में डूब गए हैं। उधर केदारनाथ धाम में भी पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवाओं पर असर पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आज समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी काफी दूरी पर बहती थी, आज उसका जलस्तर 10 से 15 मीटर बढ़ चुका है। और बढ़ने के चलते जो यहाँ पर शिव की मूर्ति है वह भी, अगर बरसात लगातार जारी रहे तो वह भी डूब जाएगी। इसके अलावा जो घाट हैं अलकनंदा नदी किनारे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। और दूसरी छोर पे जो घाट काफ़ी ऊंचाई ऊपर थे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। तो कह सकते हैं अगर लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जो घर हैं, जो ये आवास है लोगों के, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा। और मौसम विभाग की ओर से भी आज और कल और परसों 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के चलते कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सचेत किया गया है कि वे नदियों किनारे ना जाएं और ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखें और देखते रहें कि किस तरीके से नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी कितना गंदा पानी नदी में बह रहा है। नदी में लकड़ी बह के आ रही है, इसके अलावा अन्य जो सामान बह के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है वह काफ़ी मटमैला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जलस्तर काफ़ी बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि जो नदी किनारे लोग हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार धुंध छाने के चलते जो हेली सेवाएं हैं वह भी 2 से 3 दिन तक, अभी पिछले 2 से 3 दिन अभी तक वहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी न होने के चलते वहाँ पर
हेली सेवाओं को दिक्कतें आ रही हो। भले ही 4 हेली सेवाएं मौसम खराब के चलते यहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन जो 4 हेली सेवाएं हैं उन्हें यहाँ पर फ्लाइंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम खराब है। निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर जहाँ बढ़ गया है, वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई है। इसके साथ ही जो केदारनाथ की यात्रा का आंकड़ा था वह भी 8 से 10 हज़ार में सिमट गया है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। झांसी पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्षी नेता दिन में सपना देख रहे हैं। झांसी पहुंचे थे साक्षी महाराज और पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। 350 लोकसभा सीट लेके मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे और झांसी में बम्पर जीत होगी, बम्पर 10 लाख के पार। लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्ष दिन में सपना देख रहा है। वहीं सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे कॉलोनी पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रेल मंत्री ने सहारनपुर के शाकुंभरी होते हुए देहरादून के लिए नई रेलवे लाइन के सर्वे की घोषणा की। रेल मंत्री ने कहा कि शाकुंभरी देवी देहरादून रेलवे लाइन की डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। इसकी डीपीआर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगले 1.5 साल के भीतर रेल लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत दूर हो रहे हो। और विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी हम आपको कई यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं जल्दी से जल्दी कम समय में। सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो 1.5 वर्ष पहले मेरे नज़र में आप सब ने लिया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेयर साहब और बहन सीमा के पवित्र हाथों से आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प आज उद्घाटित हुआ है। साथ ही साथ साथियों, माता शाकुंभरी देवी के पवित्र तीर्थ स्थल तक रेलवे लाइन ले जाने का सबका बहुत बड़ा एक डिमांड था। उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसका पहला स्टेप लिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है ये, जिसमें पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनानी पड़ेंगी, कई तरह की नदियां हैं, उनके ऊपर ब्रिज बनेंगे। तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं पूरा कंप्लीट सर्वे करने के लिए। तो आगामी 12 से 18 महीनों के अंदर सर्वे कंप्लीट होगा। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, उसके अंदर से कंप्लीट सर्वे कंप्लीट होगा और 81 किलोमीटर की जो नई लाइन बनेगी सहारनपुर से देहरादून, उसका आज प्रथम स्टेप लिया गया। मैनपुरी के कृष्ण थाना क्षेत्र के ग्राम अरसारा में गोकुलपुर में एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 6 लोगों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर इधर उधर शव बिखरे हुए मिले। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही हत्या आरोपी के छोटे भाई की बारात दुल्हन लेकर लौट आई थी। आरोपी ने भाई की हत्या करने के बाद दुल्हन की भी काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय सोनू यादव की बारात इटावा के गंगापुरा गई थी। शुक्रवार को ही बारात वापस लौट कर आई थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर शुक्रवार की रात शिववीर ने एक कर 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने छोटे भाई सोनू, उसकी पत्नी के अलावा छोटे भाई अभिषेक, बहनोई सौरभ, फिरोजाबाद से आए दोस्त दीपक की काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी डोली और मामी को भी काटकर दोनों की हालत गंभीर कर दी। उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो दिल दहला देने वाली घटना हुई। मैनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई और अपने ही व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।